तो वेलकम है गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो आप लोगों का एईसी हिंदी है, एईसी हिंदी का पार्ट मैं 4 तक कराऊंगा और पार्ट 4 जितना भी कराऊंगा उसी में से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी का मैं पार्ट 3 कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया हूँ। यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, मैं बोला था कि पार्ट 3 में आप लोगों का जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है उसका एग्ज़ाम हुआ था सेमेस्टर 1 वालों का। देखो, उन लोग का एग्ज़ाम 2025 में हो गया था। ठीक है, उन लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में ही हो गया था। जो सेशन यहाँ पर 2025 और 29 वाले थे, यहाँ पर गलत सेशन दिया हुआ है, ये नहीं होगा। 2025 और 29 वाले सेशन का एग्ज़ाम हो गया था 2025 में। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को क्वेश्चन पेपर में दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों का एग्ज़ाम होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए मैं पार्ट 3 करा दे रहा हूँ और पार्ट 4 जो है उसमें मैं गेस क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, वीवीआई क्वेश्चन जो कि है। आप लोग पार्ट 1 से लेकर 4 तक कर लेते हैं तो आप लोग यकीन कीजिए मेरा कि आप लोगों को इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। जिस प्रकार से आप लोगों का सभी पेपर का एग्जाम अच्छे से गया है, इस प्रकार से एईसी का भी अच्छे से एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे इसका एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसका एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव होगा। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर समझा दे रहा हूँ मैं एक बार। और यहाँ पर 15 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 3 बनाना है। तो आप लोग 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन से 45 नंबर मिल जाएंगे और 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन से यहाँ पर 5 मिल जाएंगे, यानी कि 50 नंबर का एग्जाम होगा। और समय रहेगा 1.5 घंटा आप लोगों का दिया रहेगा। और आप लोगों का यहाँ पर लिखने वाला रहता है एग्जाम एईसी हिंदी में। एईसी हिंदी हो या एईसी इंग्लिश हो, दोनों का हिंदी यहाँ पर लिखने वाला है। जैसे कि आप लोग सेमेस्टर 1 में जो लोग अभी एईसी हिंदी पढ़ रहे हैं, एक बात और जान लीजिए। अब मान लीजिए अभी सेमेस्टर 1 में आप लोग हैं और आप लोग यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं, तो जब आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो आप लोग अभी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़ रहे हैं उन्हीं का इंग्लिश आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कम्युनिकेशन पढ़ना है अभी सेमेस्टर 1 में जो लोग इंग्लिश लिए हैं। तो आप लोग सेमेस्टर 2 में जब जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग अभी इंग्लिश लिए हैं उन लोगों को हिंदी पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो हिंदी पढ़ना पड़ेगा। पेपर दोनों का सेम है, सेमेस्टर 1 या हो चाहे 2 हो। जैसे अब अभी आप लोग सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ रहे हैं, तो जो लोग भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं उन लोग आगे जाएंगे सेमेस्टर 2 में, तो उन लोगों को भी यही पढ़ना है, ये पेपर पढ़ना है जो भी सेमेस्टर 1 में आप लोग पढ़ रहे हैं। और जो सेमेस्टर 1 आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप लोग 2 में जाएंगे तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का सिलेबस सेम रहता है, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का होगा, सबको पता है। एईसी हिंदी है, पार्ट 3 है, मैं बता दे रहा हूँ बड़े अच्छे से कि पार्ट 3 है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि प्रयोजन मूलक हिंदी विषय पर लिखित पुस्तक को किसी एक लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि प्रयोजन जो मूलक हिंदी है उसका लेखक कौन है, तो आप लोग पढ़े होंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ठीक है, यहाँ पर पूछा है किसी एक का नाम लिखिए, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी आप लोग लिख दीजिएगा, डॉक्टर भोलानाथ, ठीक है, तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी आप लोग लिख लीजिएगा। और यदि एक और नाम जान जाइए जो प्रयोजन मूलक हिंदी हैं उनका, और एक लेखक का नाम जान लीजिए, उनका क्या नाम है कि डॉक्टर केशवा प्रसाद मिश्रा, यानी कि डॉक्टर केशवा प्रसाद मिश्रा। ठीक है, तो आप लोगों को जो याद नाम पड़ता है उन लोगों को लिख दीजिएगा, चाहे आप लोग याद पड़े डॉक्टर भोलानाथ तिवारी चाहे डॉक्टर केशवा प्रसाद। आप लोग यहाँ पर पूछ रहा है एक लेखक का नाम, प्रयोजन मूलक हिंदी के लेखक का नाम पूछ रहा है, तो आप लोग लिख दीजिएगा। या तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी या लिख सकते हैं डॉक्टर केशवा प्रसाद मिश्रा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ख क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। तो जो रामधारी सिंह दिनकर थे जिन्होंने बापू कविता लिखा है, जो आप लोगों की यूनिट 1 में पढ़ना है, उनका मृत्यु कब हुआ था। तो उनका मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल, पर मैं लिख दे रहा हूँ 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। जो रामधारी सिंह दिनकर है उनका निधन हुआ था। और जन्म कब हुआ था, तो जन्म को भी जान लीजिए एक बार, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, पर मैं इसका रेज कर दे रहा हूँ। देखिए, इसका जन्म कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म तो कब हुआ था, 23 सितंबर, याद करते चलिएगा, 23 सितंबर 1908 कब हुआ था, 23 सितंबर 1908। और मृत्यु कब हुआ था, 24 अप्रैल 1974। और जन्म उनका कहाँ हुआ था, तो सिमरिया गांव था, सिमरिया गांव के बेगूसराय जिला था जो बिहार में स्थित है, वहाँ पर जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। और मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। तो दोनों चीज़ याद कर लीजिएगा, या तो मृत्यु पूछ सकता है या जन्म पूछ सकता है रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पर पूछता है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर का क्या है
कि संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो संस्कृत के 4 अध्याय है जो पुस्तक के नाम है उसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो बापू कविता लिखे हैं उन्होंने ही 4 अध्याय जो है पुस्तक उसका रचना किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घ नंबर, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी का वर्णन किया गया है। तो जो भारत के अनुच्छेद है, अनुच्छेद कितना है मैंने लिख दे रहा हूँ, अनुच्छेद जो है 343 अनुच्छेद में जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा का वहाँ पर वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 343। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि थे। तो जो रामधारी सिंह दिनकर है वो आधुनिक काल के कवि हैं। कब के हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो आप लोगों का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लीजिए और उसका आंसर भी मैं नीचे दिया हूँ, उसका आंसर भी मैं करवाऊँगा। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी दूसरा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 15 मार्क्स वाला पहला है। तो जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे वो 5 रहेंगे, लेकिन आप लोगों को बनाना कितना है, 3 बनाना है। ठीक है, और आप लोग जो जान रहे हैं, जिसका आंसर जान रहे हैं आप लोग, मान लीजिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है, चौथा, 5वां है और 6वां नीचे है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 15 नंबर वाले 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पर 3 बनाना है। तो जैसे आप लोग जान रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए आप लोग जान रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, तो जो आप लोग जान रहे हैं जिस क्वेश्चन को, सबसे पहले उसी को लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर दो जान रहे हैं चाहे नहीं जान रहे हैं, लेकिन 2 को ही लिखेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो जान जाता है कि बच्चे कुछ पढ़ के नहीं आया है और यहाँ पर क्या कर रहा है, बना के लिखने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। आप लोग को शुरू में एग्जामिनर का अच्छा इंपॉर्टेंट पढ़वाना है, यानी कि अच्छा शुरू लिखेंगे तभी एग्जामिनर आगे आपका कॉपी चेक करेगा। अन्यथा आप शुरू खराब लिख देंगे और आगे अच्छा लिखेंगे तो आप लोगों का कॉपी चेक नहीं होगा, क्योंकि उन लोग बहुत जल्दी में रहते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो सकता है, आप लोगों को बैक भी लग सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जिसका आंसर जान रहे हैं पहले, मान लीजिए यहाँ पर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जान रहे हैं पहले, अच्छा से जान रहे हैं, तो ठीक है, जिसको अच्छे से जानिएगा उसको पहले लिखिएगा। तो मान लीजिए 6 है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रश्न संख्या कितना, 6 है। 6 लिखने के बाद उसका आंसर लिखिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सीरीज वाइज नहीं लिखना है। ठीक है, आप लोग जिसका आंसर जान रहे हैं उसको पहले लिखिएगा। तो ऐसे करना है आप लोगों को एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि कार्यालय हिंदी को परिभाषित करते हुए उसकी दशा एवं दिशा का वर्णन कीजिए। कार्यालय हिंदी क्या है उसको परिभाषित करना है और उसका दशा और दिशा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्यवहारिक हिंदी एवं तकनीकी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यवहारिक हिंदी क्या होता है और तकनीकी हिंदी क्या होता है, दोनों में अंतर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हिंदी भाषा के विकास में वित्तीय हिंदी एवं तकनीकी हिंदी के अवदान पर प्रकाश डालें। तो जो वित्तीय हिंदी है और तकनीकी हिंदी है वो दोनों पर यहाँ पर अंतर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या है कि व्यवहारिक हिंदी को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। व्यवहारिक हिंदी को परिभाषित करते हुए उसका क्या क्या स्वरूप है, क्या क्या उसका है रूप, उसको वर्णन करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दिनकर द्वारा रचित बापू कविता की समीक्षा प्रस्तुत करें। यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं आप लोगों का बापू कविता, उसमें यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को उसका प्रस्तुत करना है, उसका छोटा रूप लिखना है कि किस यहाँ पर जो है रामधारी सिंह दिनकर वो किस बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आंसर तो काफ़ी लंबा दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में समझा दूंगा आप लोग और आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख लीजिए, कार्यालय हिंदी को परिभाषित करना है और इसका दशा और दिशा का वर्णन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, सबको पता है राजभाषा है, और इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है, अभी मैंने ऊपर करवाया। ठीक है, तो क्या है, हिंदी भारत की राजभाषा है। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में कार्यों को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिस हिंदी का प्रयोग हम लोग कार्यालय में करते हैं, सरकारी कामकाज के लिए करते हैं या गैर सरकारी कामकाज के लिए करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ कार्यालयी हिंदी। कार्यालय हिंदी प्रशासन और जनता के बीच संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका उद्देश्य कार्यालयों के कार्यों को व्यवस्थित, पारदर्शी और सरल बनाना। यानी कि कार्यालय हिंदी का क्या मकसद, क्या इसका उद्देश्य है कि जो सरकारी कामकाज है, सरकारी कामकाज को अच्छे तरीके से समझाना और व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करना। ठीक है, व्यवहारिक हिंदी का यहाँ पर उद्देश्य है।
इसका परिभाषा क्या है कि सरकारी तथा निजी कार्यालय में पत्राचार हो गया, आदेश हो गया, अधिसूचना हो गया, ज्ञापन हो गया, प्रतिवेदन हो गया, आवेदन हो गया, नोटिस हो गया तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं। यानी कि सरकारी काज, जो सरकारी कामकाज है, जैसे यहाँ पर निबंध लिखना हो गया, आदेश लिखना हो गया, नोटिस लिखना हो गया, इन सभी चीज़ में जिस भी हिंदी का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, कार्यालयी हिंदी कहते हैं। इसका क्या क्या विशेषता है आप लोग देख लीजिए। तो पहला क्या है कि सरल एवं स्पष्ट होता है, यानी कि कार्यालयी हिंदी सरल होता है और स्पष्ट होता है, यानी कि समझने में यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होती है और कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से समझ जाता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इसमें औपचारिक भाषा, यानी कि सम्मानजनक जो भाषा होता है, ठीक है, सम्मान वाला जो भाषा होता है उसका प्रयोग करते हैं, उस भाषा का प्रयोग करते हैं कार्यालयी हिंदी में। अगला क्वेश्चन क्या है कि संक्षिप्त एवं सटीक, यानी कि जो कार्यालयी हिंदी होता है वो बिल्कुल यहाँ पर कम शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसका आंसर यहाँ पर सटीक निकलता है, यानी कि जो कहने का है वही उसका आंसर निकलता है और छोटा यहाँ पर रूप में प्रस्तुत करते हैं उसको। चौथा क्या है कि शुद्ध भाषा है, यानी कि जो कार्यालयी हिंदी है वो सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में, आप लोग समझ जाइएगा। कार्यालय हिंदी की दशा क्या है वर्तमान समय में, तो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग, यानी कि कहाँ पर होता है, सरकारी कार्यालय में प्रयोग होता है। जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार के अनेक कार्यालय होते हैं जहाँ पर कार्यालय हिंदी का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, तो पत्राचार के लिए, आदेश के लिए, सरकारी दस्तावेज तैयार करने के लिए करते हैं, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग करते हैं कार्यालय हिंदी का। ठीक है। दूसरा क्या है कि बैंक एवं सार्वजनिक संस्थान, यानी कि बैंक हो गया, डाकघर हो गया, इन सभी जगहों में जो कार्यालय हिंदी है उसका प्रयोग लगातार बढ़ते जा रहा है। तीसरा क्या है कि डिजिटल कार्यालय, यानी कि ई ऑफिस हो गया, ईमेल हो गया तथा ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से हिंदी का उपयोग पहले की तुलना में अधिक होने लगा है। यानी कि अभी जो डिजिटल समय आ गया है, डिजिटल इंडिया आ गया है, उसमें है कार्यालय हिंदी का प्रयोग अभी अधिक होने लगा है पहले की तुलना में। इसका क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है, यानी कि दिशा कह सकते हैं, यहाँ पर दिशा पूछा था, तो यानी दिशा मतलब चुनौतियाँ होता है। तो चुनौतियाँ यहाँ पर क्या है, कुछ कार्यालयों में अभी भी अंग्रेजी अधिक प्रयोग होती है। तकनीकी शब्दों की कठिनाई तथा हिंदी टंकन, यानी कि टाइपिंग की समस्या भी एक चुनौती है। ठीक है। तो क्या होता है कि कई सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर अभी भी हिंदी के जगह हिंदी का प्रयोग सॉरी यहाँ पर जहाँ हिंदी नहीं प्रयोग हो रहा है बल्कि इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर देखिए कार्यालय हिंदी का क्या दिशा है, तो डिजिटल हिंदी का विकास, यानी कि जो भविष्य में ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं में हिंदी का प्रयोग अधिक बढ़ रहा है। यानी कि जो आने वाला समय है उसमें कार्यालय हिंदी का यहाँ पर उपयोग बहुत अधिक बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय हिंदी का प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे शुद्ध और प्रभावी हिंदी का प्रयोग कर सकें। यानी कि जो सरकारी कार्यालय हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों को व्यवहारिक हिंदी का वहाँ पर ज्ञान देना चाहिए, तभी उन लोग का जो कार्यालय हैं, जो वहाँ पर जहाँ पर सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर अच्छे से हिंदी का प्रयोग कर सके, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग कर सके। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर इसका आंसर जो है बहुत लंबा है। इसका यहाँ पर उपसंहार देखिए क्या लिखा है, उपसंहार लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर उपसंहार की जगह में निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं उपसंहार की जगह में। तो अंत में कहा जा सकता है कि कार्यालय हिंदी आधुनिक प्रशासन की आधारशिला है। वर्तमान समय में इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल युग में हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। यदि कार्यालय में सरल, शुद्ध और प्रभावी हिंदी का प्रयोग किया जाए तो प्रशासनिक अधिक पारदर्शी, जनहित और सफल बन सकता है। यानी कि जितने भी कार्यालय हैं, जहाँ पर जितना भी सरकारी संस्थान है, यदि वहाँ पर सही से तरीका से हिंदी का प्रयोग हो, कार्यालय हिंदी का प्रयोग हो, तो जनहित के लिए बहुत ही या अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कार्यालय हिंदी पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन कई जगह क्या है कि यहाँ पर हिंदी के जगह इंग्लिश का प्रयोग होता है। क्यों प्रयोग होता है, क्योंकि टाइपिंग की वजह से कार्यालय हिंदी का प्रयोग कम होता है, वहीं पर इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि व्यवहारिक हिंदी और तकनीकी हिंदी क्या है। तो व्यवहारिक हिंदी आप लोग लिख दीजिएगा कि जिस भाषा का प्रयोग हम लोग जो आम दैनिक जीवन में करते हैं उसको व्यवहारिक हिंदी कहते हैं, जबकि तकनीकी जो हिंदी होता है, यहाँ पर पहले आप लोग यहाँ पर एक लाइन खींचिएगा, यहाँ पर व्यवहारिक हिंदी लिखिएगा, व्यवहारिक हिंदी, और यहाँ पर तकनीकी हिंदी। ठीक है। पर मेरा स्क्रीन छोटा है स्क्रीन, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ अच्छे से, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है। किस प्रकार से लिखना है, तो व्यवहारिक हिंदी तरफ लिखना है कि व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग
जो आम जो दैनिक दिनचर्या है उसमें जो जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। और वहीं पर जो तकनीकी हिंदी है तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि वाले क्षेत्र में प्रयोग होने वाले यहाँ पर हिंदी को तकनीकी हिंदी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर व्यवहारिक हिंदी पहले है, उसके बाद यहाँ पर तकनीकी हिंदी भी होगा। देख लीजिए यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर देख लीजिए तकनीकी हिंदी है। तो सभी का आंसर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कि हिंदी भाषा के विकास में वित्तीय हिंदी एवं तकनीकी हिंदी के अवदान पर प्रकाश डालें। यानी कि हिंदी भाषा का जो विकास है उसमें वित्तीय हिंदी और तकनीकी हिंदी का क्या अवदान है उसमें प्रकाश डालना है, यानी कि बताना है। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कि व्यवहारिक हिंदी को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तभी मैं बताया व्यवहारिक हिंदी क्या होता है। तो जिस भाषा का प्रयोग हम लोग दैनिक कामकाज के लिए करते हैं उसको बोलते हैं व्यवहारिक हिंदी। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं चाहे तो। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यह हिंदी है, हिंदी आप लोग खुद से समझ सकते हैं, ऐसा कोई जगह यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर समझाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिनकर द्वारा रचित बापू कविता की समीक्षा प्रस्तुत करें। यानी कि शॉर्ट में बताना है कि जो रामधारी सिंह दिनकर रचित है बापू कविता, उसको आपको शॉर्ट में समझाना है। यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। लिखिएगा कि जो बापू कविता है उसको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया था और इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1948 में। ठीक है, वो भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ लिख लीजिएगा कि किस बारे में लिखे हैं। तो उन्होंने जो रामधारी सिंह दिनकर होते हैं वो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व एवं उनके जो अहिंसा का मार्ग था, उनके जो जीवन था उसके बारे में लिखे हैं बापू कविता। ठीक है, और यह काफ़ी फेमस हुआ था। यदि आप लोग पढ़े होंगे बापू कविता तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही। पार्ट 3 में करवा दिया हूँ और इसके आगे मैं पार्ट 4 करवा दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ यदि वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो इस प्रकार का अपलोड करूँ आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन चल जाए। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि इसका PDF डाउनलोड नहीं होता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं डिस्क्रिप्शन से PDF, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको डाउनलोड करना सिखा दूंगा। मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा कि किस प्रकार से कैसे डाउनलोड करते हैं PDF यूट्यूब से। ठीक है, यदि एक भी बच्चा को कमेंट आता है तो मैं सिखा दूंगा आप लोगों को कि किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं PDF यूट्यूब से। तो बस इतना ही। अभी आप लोगों को पढ़ाई करना है, पढ़ाई कीजिए और पार्ट 4 जल्द ही आएगा। ठीक है, तो बस आप लोग जितना दिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है इसका भी आप लोग कंप्लीट कीजिए। पार्ट 4 मैं दे दूंगा आप लोगों को इवनिंग से पहले। ठीक है, तो बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी प्रकार से कोई शिकवा शिकायत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आप लोगों का जवाब दे दूँगा। आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप मत कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।